और आजकल तो आप जानते हैं कि रिक्शा, ऑटो सब कुछ बदल चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ चुके हैं और टेक्नोलॉजी काफ़ी प्रोग्रेस पर जा रही है और जानी भी चाहिए। सीएनजी आ चुकी है, तमाम चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है टेक्नोलॉजी में भी। और सरकार का भी ये टारगेट है कि हम 2030 या 35 तक पेट्रोल, डीज़ल को बहुत बिल्कुल माइनर कर देंगे और इलेक्ट्रॉनिक या सीएनजी को पूरी तरह से अपलोड करेंगे, ताकि हमारा एक तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम लगेगा और उसको हम सस्ता भी कर सकते हैं। फिर उससे पॉल्यूशन से भी हम बच सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में पॉल्यूशन हमारी सबसे बड़ी समस्या होने जा रही है। अगर हमने समय रहते इसका समाधान प्रस्तुत नहीं किया, हम इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो आने वाला जो समय है वो समझिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों से भरा पड़ा है। और उन सारी मुश्किलों का समाधान करना, उन सारी मुश्किलों से बाहर आना हमारे लिए समझिए कि लगातार और भी कठिन कठिन और कठिनतर होता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए गे की कविता का भी जिक्र करते हैं और क्या कहते हैं कि आज के भावुक कथाकारों ने न जाने किससे सीखकर बार बार कहा है कि दुख मनुष्य को मांझता है। यह गे की कविता है। बात कुल इतनी नहीं है, सच तो यह है कि दुख मनुष्य को पहले खींचता है, फिर खींच कर निचोड़ता है, फिर निचोड़ कर उसके चेहरे को घुघू जैसा बनाकर उस पर दो चार काली सफेद लकीरें खींच देता है, फिर उसे सड़क पर लंबे लंबे डगों से टहलने के लिए छोड़ देता है। दुख इंसान के साथ यही करता है जो उसने गोंडा के रिक्शे वाले के साथ भी यही किया था, पर शहरी रिक्शे वाले इसका कोई असर नहीं हुआ। सिगरेट फेंक कर उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए उसने अपना रिक्शा तेजी से आगे बढ़ाया। दूसरा भाषण शुरू हुआ। मैंने कहा ना कि अज्ञे ने कहा ना कि दुख दुख मांझता है, लेकिन ये यथार्थवादी रचनाकार है जिसको यथार्थवाद की बड़ी धूम थी एक जमाने में। तो इसलिए वो बता रहे हैं कि दुख पहले आदमी को कितना तोड़ता है, कितना नष्ट करता है, उसके चेहरे की सलवट कैसे बदलता है, उसके बाद उसको कहाँ सड़क पर छोड़ देता है और उसकी क्या दुर्दशा करता है, इसका अंदाजा हम शायद लगा पाए न लगा पाए, पता नहीं। और ठाकुर और ऐसा शिपालगंज जो इस उपन्यास के केंद्र में नजदीक आ जाता है और ठाकुर साहब अपना रिक्शे में बैठ कर जा रहे हैं और किस तरह की आपस में बातचीत होती है। और ये जो रिक्शे में बैठा हुआ है वो ठाकुर नहीं बामन है। और आपको पता होना चाहिए कि एक समय ऐसा था, कि समय क्या समय आज भी है, कि हिंदी साहित्य सिर्फ बामन और ठाकुर के विमर्श में ही उलझा हुआ था। एक तरफ रामविलास शर्मा है तो एक तरफ नामवर सिंह है। तो ये पूरा एक ठाकुर बामन विमर्श भी हिंदी आलोचना में और हिंदी लेखन में चलता रहा है। और वो जमाना याद कीजिए जब नौकरियां कैसे मिलती थी और आज भी नौकरियां कैसे मिलती है, कि नामवर सिंह ने लिख के दे दिया तो नौकरी मिल जाती थी, उसमें नौकरियां थी। लेकिन आज हमारे पास नौकरियां नहीं है। आज सब तरफ भीड़ ही भीड़ है। और अब तो अगर आप एक खास विचारधारा के हैं तो नौकरी मिलेगी, नहीं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो इस नौकरी के बड़े ही जंजाल और जाल है। आपकी अप्रोच है, पहुंच है, आप किसी बड़े बाप की औलाद हैं, पावरफुल आदमी हैं, तो आपका काम चंद चुटकियों में हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल सामान्य हैं, जिस लघु मानव की बात अ, विजय देव नारायण शाही जो हिंदी आलोचना के बड़े आलोचक थे, उन्होंने की है बार बार, कि जिस लघु मानव की हम बात करते हैं, जिस आम आदमी की बात करते हैं, अगर आप उस तरह से जी रहे हैं तो समझिए कि समाज आपको उससे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देगा। आपकी कोई तवज्जो नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वही जन, वही लोग किस तरह से पूरी समाज या पूरी व्यवस्था के लिए एक ईंधन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हिंदी साहित्य में, या समझिए कि जो पूरा एक विमर्श रहा है, राजनीतिक विमर्श या सामाजिक विमर्श रहा है, उसमें बामन ठाकुर ही चलता रहा है। बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस जैसे नहीं के बराबर था। लेकिन अब जैसे चीजें बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, बाकी समाज के लोग भी पढ़ लिख रहे हैं। और देखिए समाज में परिवर्तन लाने के लिए इस सारी चीजें, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। और उसका एकमात्र समाधान या इलाज है शिक्षा। आप शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, तो जिंदगी में सोचने समझने और चीजों को जानने का नजरिया बदलेगा, आपका जीवन स्तर बढ़ेगा और सारी चीजें अपने आप बदलती चली जाएगी। महानगरों में जब से प्राइवेट शुरू हुआ है, देखिए जो वैश्वीकरण हुआ और प्राइवेटाइजेशन होने के बाद किस प्रकार से
एक अलग ही चीजें समाज में हुई। अब शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम आदमी के लिए मुश्किल है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सरकारी संस्थान तमाम बंद होते जा रहे हैं। हम लोग खुद चंद पैसों में पढ़े हैं, लेकिन अब वो दौर चला गया है। हर कोई प्राइवेट को प्रेफर कर रहा है। ये इस प्रकार की पूरी धारणा बना दी गई है कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी कुछ भी नहीं है, 0/0 है। इसीलिए हम मोटी-मोटी फीस दे करके, चाहे आईआईटीज़ हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, हम उन पब्लिक स्कूल को छोड़ करके इन प्राइवेट पब्लिक स्कूलों की तरफ चले आए हैं। और बेंगलोर की स्थिति क्या है, एजुकेशन कितनी महंगी है। एक बच्चे को पढ़ाना है तो कम से कम 1 साल का 2 लाख रुपए मान के चलिए आप। ये आपको अलग से रखना ही पड़ेगा, आप चाहे कमा रहे हो चाहे नहीं कमा रहे हो। और जहाँ हम सरकारी स्कूलों में मात्र कभी उस जमाने में भी 1000, मतलब इतने पैसे फ्री थी पहले, तो कुछ लग गया तो कितना 100 200 500 लग गया, और आज भी कितना लगता है 10,000 15,000 में हो जाता है। आज भी सरकारी स्कूल में आप जाएंगे तो अधिकतम 10,000 मान लीजिए आप, उसमें आपका पूरा साल निकल जाएगा, यानी कि महीने का 1,800 रुपये लग रहा है। लेकिन प्राइवेट किस प्रकार से, एक महीने की फीस ही प्राइवेट की 20,000 25,000 है। तो आप उसको किस्तों में भरते रहिए। और मेडिकल की स्थिति क्या है, जिन चीज़ों को हमारे डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल सर बार बार कहते हैं इस बात को, और तमाम योगेंद्र यादव जी भी कहते हैं, तमाम समाज चिंतक कहते हैं इस बात को, कि जब हिंदुस्तान गरीब था, कब 47 के बाद गरीब ही था, लेकिन सरकार ने तमाम चीज़ें फ्री की, गरीबों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीज़ों को फ्री करने की कोशिश की, और कैसे सस्ते दरों पर मुहैया कराया जाए ताकि हम एक उन्नत और विकसित भारत का निर्माण कर सकें। लेकिन जैसे जैसे अमृत काल आया, सारा कुछ डेवलपमेंट हुआ, और आज देखिए हर चीज की महंगाई है। मतलब उनकी रेट किस प्रकार से कितनी गिनी हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरियों में, उनको काफी अच्छी ठीक ठाक पैसा मिलता है, लेकिन सरकारी नौकरियों में कितने परसेंट लोग हैं। जो किसानों की आय दोगुनी चौगुनी करने की बात कही गई थी, कभी नहीं हुई, क्योंकि किसान तो हमेशा ठगा जाता है बेचारा, हर कदम पर ठगा जाता है। जो कुछ पैदा करता है उसकी कीमत वो कभी तय ही नहीं कर पाता है, इसलिए वो हमेशा नुकसान में ही रहता है, और आज भी नुकसान भुगत रहा है। तो कहने की जो जो वर्किंग क्लास है उसकी स्थिति हमेशा इसी प्रकार की होती है, जो कल्टीवेशन कर रहा है। और किस प्रकार से फार्मिंग इज टू लॉसिंग टुडे, इज नॉट एनीवन वांट टू डूइंग द कल्टीवेशन द फार्मिंग। व्हाई? बिकॉज आवर कॉस्ट इज मच मोर एंड आवर आउटपुट इज नथिंग। खेती में हम जितना लगाते हैं उसके बराबर का भी नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आदमी अपना समय क्यों वेस्ट करेगा वहां पर। तो हम समाजशास्त्र को, राजनीतिक अर्थशास्त्र को समझने की हमें आवश्यकता है। अगर हमारी शिक्षा अधूरी रहेगी और एकायामी रहेगी, तो हम भी उस भीड़ के साथ ही जाएंगे, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर के हमारी सोच भी उतनी ही खुद होती चली जाएगी, और हम समस्या का स्पेस और वास्तविकता जो बिंदु है, शायद उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि भारतीय समाज में जब तक सोशल कितने रिफॉर्म नहीं होगा, जिसकी बात गांधी भी करते रहे, नेहरू करते रहे, अम्बेडकर करते रहे, विवेकानंद करते रहे। कुछ लोगों को कुछ नामों से लगातार दिक्कत होती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद को लेखन को पढ़ा जाना चाहिए। वो सिर्फ एक संत ही, फकीर ही नहीं थे, और फकीर भी उस तरह के फकीर नहीं है जैसे कि हमारे शंकराचार्य और बाकी तमाम मठाधीशी। वो एकदम निर्मूल फकीर हैं, लेकिन उतने ही बड़े समाज चिंतक भी हैं, विचारक भी हैं, और तमाम चीजों को बड़ा खुलकर बोलने वाले हैं वो। तो स्वामी जी की राइटिंग हमें पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। अगर हम स्वामी जी को पढ़ेंगे तो शायद हमारी तीसरी आंख खुलेगी, है ना। मैंने कहा ना कि स्वामी जी सिर्फ भगवा वेश पहनने वाले वो फकीर नहीं है, जो फकीर हमें दिन भर आजकल सब जगह मिल जाते हैं, जो पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको राज भी चाहिए, पार्ट भी चाहिए, पावर भी चाहिए। वो निर्मूल फकीर थे, और सच में मौक थे। और बंगाल कभी आप जाएं, कलकत्ता घूमिए, उनके तमाम स्वामी जी के तमाम आश्रम और तमाम चीजें आज उपलब्ध हैं, तो आप देखें कि वहाँ का माहौल किस प्रकार का है। और जो हमारे तमाम बाकी मठ हैं, शंकराचार्य से लेकर जो तमाम हिंदू धर्म के जो हमारे तमाम संत महंत हैं, उनके मठों की यात्रा कीजिए आप, आपको तमाम भेद अपने आप समझ में आ जाएगा कि दोनों में आखिर भेद क्या है। एक पढ़ा लिखा जो फकीर होता है, संत होता है, उसकी भक्ति, उसकी आस्था, उसका विश्वास किस प्रकार का होता है। और एक जो पढ़ा लिखा नहीं होता है, या जो मतलब सिर्फ शास्त्र सम्मत तरीके से सोचता है, शास्त्र को एक आलोच की दृष्टि से नहीं देखता है, उसकी सोच क्या होती है। स्वामी जी वेद पुराण तमाम चीजों की बात करते हैं, लेकिन उनको क्रिटिकल तरीके से देखते हैं। इसीलिए उनकी चिंतन में, उनकी रचनाओं में आधुनिकता का समावेश होता है, मनुष्य को केंद्र में लेके आते हैं वो।
वैज्ञानिक सोच की बात करते हैं और समाज में अनटचेबिलिटी, पॉवर्टी, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। वो उसको सिर्फ आध्यात्मिक रंग में रंग करके लोगों को भ्रमित करने का काम स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने कभी नहीं किया। शिक्षा की बात की, ज्ञान की बात की, सोच को बदलने की बात की, समाज से कास्टिज्म को रिमूव करने की बात की, तमाम चीजें की बात करते रहे। इसलिए भी इस उपन्यास को अगर हम समझेंगे तो मैंने कहा ना कि समाज शास्त्री चिंतन को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ऊपर से बात करने से कुछ नहीं होगा। हम बड़े बड़ी बातें कर लेते हैं लेकिन व्यवहार में जब करने की बात आती है तो हम नहीं कर पाते। इसलिए कहा गया ना, गांधी भी कहते हैं ना कि सरल होना सबसे मुश्किल है। प्रेमचंद भी कहते हैं ना कि सरल लिखना सबसे कठिन है। सरल भाषा में कोई बात कहना, सरल बने रहना और सहजता से किसी बात को संप्रेषित कर देना, डिलीवर कर देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहीं न कहीं श्रीलाल शुक्ल इस उपन्यास में कुछ ऐसी ही बातें करते हुए नजर आते हैं। और मैंने कहा ना कि ये उपन्यास इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि उन तमाम चीज़ों को, उन तमाम सवालों को हमारे सामने अभिव्यक्त करता है। और हमारी जो एक पारंपरिक सोच है, क्योंकि हर किसी के पास एक नैरेटिव होता है। नैरेटिव होता मतलब एक कहानी होती है, किसी बात को कहने का तरीका, किसी बात को समझने का तरीका, नजरिया। तो उसको बदलने की कितनी जरूरत होती है। पश्चिम में एक लेखक आता है काफ्का, एक लेखक आता है ब्रेख्त। एक दोनों ही कहने की जो स्टाइल थी, जो तरीका था, उसको पूरी तरह से बदल देते हैं। ब्रेख्त पूरा नाटक का तरीका बदल देते हैं। टीएस इलियट जो ब्रिटिश और अमेरिकी लेखक थे, वो आलोचना, समीक्षा और रचना का पूरा दृष्टिकोण बदल देते हैं। श्रीलाल शुक्ल भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि किताबें पढ़ना और समाज को पढ़ना दोनों ही बहुत जरूरी है। हम एक ही चीज में अटक करके अपनी सोच को बहुत छोटा करके आगे अगर बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो समझिए कि हम जिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं ना, भारत की खोज की बात करते हैं, जिस भारतीयता की हम बात करते हैं, उसके बहुत सारे आयाम हैं। मैं बहुत ज्यादा विमर्श में नहीं जाना चाहता। चाहे आप पुरुषोत्तम अग्रवाल को सुनिए, चाहे अशोक वाजपेयी को सुनिए, चाहे अरुंधति राय को सुनिए, बहुत बड़े विद्वान है हमारे पास। युवा अनंत मूर्ति को सुनिए। हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि वामपंथी है इसलिए हम नहीं सुनते, लेकिन सुनना, सबके विचार सबको सुनना चाहिए। संघ के जो तमाम बड़े विचारक है उनको भी सुनना चाहिए, उनकी क्या राय है। क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि बिगड़ सुने ही अपनी राय कायम कर लेते हैं, लेकिन एक बार सुन लेना चाहिए और हमारी सहमति असहमति दर्ज होनी चाहिए। और लोकतंत्र का मतलब ही यही है। अगर भारत के लोकतंत्र की हम बात करें तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के कारण ही तो हम सारी चीजें अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। अगर नेहरू जी ने वो लोकतंत्र स्टेब्लिश नहीं किया होता और उस समय ही वो पाकिस्तान की तरह राजशाही या तानाशाही लागू कर दिए होते, तो हमें आज बोलने का मौका ही नहीं मिलता। और हम जिस 70 वर्ष की बात करते हैं, उस 70 वर्ष में क्या हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि हम खुद बोलने आपके सामने बात कर पा रहे हैं, अपनी बात को अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। अगर 70 साल पहले होते तो शायद राजा साहब के सामने नहीं बोल पाते। हमारी औकात कुछ भी नहीं थी, सच में नहीं थी। इस बात को समझने की जरूरत है। और लोकतंत्र ने जो कुछ हमें दिया है, हम उसके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, हम उसके बहुत ज्यादा आभारी हैं। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। राग दरबारी पढ़ते रहिए और वीडियो पूरा देखिए और अपना ख्याल रखिए। और नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। और पेशेंस के साथ लगातार कछुए की तरह चलते रहने की आवश्यकता है हमें, रुकना नहीं। सफलता मिलती या नहीं मिलती, हमें अपना काम करते रहना है, करते रहना है और सफलता जरूर मिलेगी। यस।